हेलो डियर फ्रेंड्स, एलन्स कीनोट के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं, नई फैमिली, दैट इज़ लॉगिनियसी फैमिली। और लॉगिनियसी फैमिली में जो एलन्स कीनोट में जो मेडिसिन दी गई हैं वो है नक्स वोमिका, स्पाइजीलिया, जलसीमियम और एग्नीशिया। ये 4 रेमेडीज़ जो हैं वो लॉगिनियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसकी एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाती है कि एक पर्टिकुलर की हमें मिल जाता है तो हम उस फैमिली के अंदर जा सकते हैं और हमारे लिए मेडिसिन को सिलेक्ट करना और आसान हो जाएगा। लॉगिनियसी फैमिली का जो कारण है उस फैमिली में पेशेंट इंटर करते हैं, उसके पीछे रीज़न जो है वो है इसका शॉक, ए सडन शॉक, ऐसा सडन शॉक दैट पैरालाइज्ड अ पर्सन, ऐसा सडन शॉक जिसने पेशेंट को पैरालाइज्ड कर दिया। पैरालाइज मतलब उसकी सोच से, उसकी फिजिकल बॉडी से, उसके इमोशंस के सभी जगह से वो जो रेमेडी है वो पैरालाइज्ड होने की कगार पर पहुंच गई है। इस तरह का कार्य। और इसमें क्या होता है कि सडन शॉक लगा और पेशेंट बेहोश, सडन डेथ हो गई, पेशेंट बेहोश हो गया। सडन फ्रेंड ने लॉस कर दिया, फ्रेंड छोड़ के चला गया, बेहोश हो गया। दिस टाइप ऑफ करैक्टर कि ऐसा शॉक जो पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को हिला दे, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को हिला दे, उसे लॉगिनियसी फैमिली में हम लेकर जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब सडन करैक्टर, सडन शॉक पैदा होता है तो उसके कुछ एक्साइटिंग और पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर हम एक्टिव देखें तो उसमें कन्वर्जेंस पैदा हो सकते हैं और उसको ऐसा लगता है कि उसको ये सारी चीज़ें आपे से बाहर हो गई। इमोशनल हो सकता है, नर्वस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। और इसके जो पैसिव करैक्टर हैं वो ये हो सकते हैं कि वो एक ही जगह पर बैठा रहे, रो भी ना पाए, इतना शौक हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके बहुत क्लोज की डेथ हो गई और आप उसे देख ही रहे हैं, भी ये क्या हो गया, ना आप रो रहे हैं ना दुख प्रकट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, या फेंट हो रहे हैं या पैरालाइज्ड हो गया है, डिप्रेशन में चले गए हैं, सैडनेस आ गई है, ग्रीफ आ गया, ये सारा कुछ लॉगिनियसी फैमिली के मेंबर्स के साथ होता है। और आज जो हम रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी एंड दिस इज़ अ वेरी पॉलीक्रस रेमेडी। और इसका इस्तेमाल बहुत बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और आप बहुत सारे लोगों ने इसे अपनी प्रैक्टिस में कभी ना कभी इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। बट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, शायद उसके बाद आप इसे बहुत अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सो शुरू करते हैं। इग्नीशिया एस्पेशली सूटेड टू नर्वस टेम्परामेंट। व्हाट इज नर्वस? नर्वस होता है जो सिचुएशनों से घबरा जाता है, सिचुएशनों से घबरा जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में फिर आप इस तरह से चलता है, आप नर्वस हो रहे हैं कि क्या होगा अंदर, कैसे होगा, कैसे बनेगी बात, होगा या नहीं होगा। इस तरह के जो विचार हैं आपके अंदर पैदा होते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिल रहे हो, वो और फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद जब आप उसके साथ बात करने की कोशिश करते हो तो आप हेजिटेट करते हो उसे जवाब देने में। दिस इज कॉल्ड नर्वसनेस। कि जब कोशिश करने के बावजूद भी आप अपने आप से बाहर नहीं निकल पाते, दैट इज नर्वसनेस। एग्जाम है, एग्जाम से पहले अभी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिले तब भी आप नर्वस हो रहे होते हो। और नर्वस होने पे क्या होता है कि हाथों पर पसीना आना शुरू हो जाता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी होती हैं। इस तरह का टेम्परामेंट होता है इग्नीशिया का। इग्नीशिया
nervous temperament, women's of sensitive, easily excited nature, hair dark and skin but mild disposition, quick to perceive, rapid to executions. Rapid to executions. अब यहां पर जो समझने वाली चीज है वो है क्विक टू परसीव. क्विक टू परसीव. क्विक टू परसीव मीन्स चेहरे के छोटे से छोटे इमोशंस को भी ये पकड़ लेती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप इग्निशिया हैं अगर, तो आपके हस्बैंड आए हैं बाहर से और थोड़े से ही 1 सेकंड में आपने पकड़ लिया कि यार इसको कोई प्रॉब्लम है आज. आप जाके पूछेंगे उसे क्या हुआ. कुछ नहीं यार. नहीं, बताओ क्या हुआ. आज मूड नहीं ठीक लग रहा. आपके चेहरे से आप नजर नहीं आ रहे, क्या हुआ. दिस इज इग्निशिया. और इग्निशिया बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के चेहरे के हल्के से हल्के इमोशन को भी पकड़ लेती है. हल्के से हल्के. इसीलिए ये सभी के ऊपर ध्यान देती है. ये ऐसा है, ये ऐसा है, छोटा, बड़ा और अडल्ट, उसके बाद ओल्ड, सभी के ऊपर इसका पूरा पूरा इफेक्ट रहता है. इसलिए इसे क्विक टू परसीव बोलते हैं, क्योंकि चेहरे के भावों से ये पहचान लेती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है. इतनी तेज क्विकनेस होती है इसमें, इतनी क्विकनेस होती है. क्विक टू परसीव. क्विक टू परसीव. आप रिश्तेदारों के घर जाते हैं और रिश्तेदारों के घर जाते ही उनमें से उनका सबसे बड़ा जो है वो मुंह बना लेता है. आपको नहीं पता चला मगर एग्नीशिया फटाफट ये देख लेगी कि हमारा आना घर पे अच्छा नहीं था. वो हमें, उनको नहीं अच्छा लगा कि हम उनके घर पे गए और ये दोबारा से उनके घर नहीं जाएगी. क्योंकि इसे लगता है कि अगर हम मिल रहे हैं किसी से तो वो भी हमें एज इट इज ही मिले. अगर मैं उनसे दिल से मिलने जा रही हूं तो वो उन्हें मिलने में क्या हर्ज है. क्यों? क्योंकि इग्निशिया ऑलवेज एग्जिस्ट इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप. मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप. जब कहां पर बन रही है और कहां पर नहीं बन रही, इनके बीच में ही आपको इग्निशिया मिलेगी. बट ये बहुत वाइड इसका एक्शन है. बहुत वाइड, बहुत ही वाइड है. हम लगभग इसका हर हिस्से को टच करने की कोशिश करेंगे. क्विक टू परसीव से अभी समझते हैं. क्विक टू परसीव. फॉर एग्जाम्पल, इससे लगता है कि यार आज घर पे मेहमान आने वाले हैं, वो 2 बजे आएंगे, तो मैंने क्या क्या चीजें करनी है. ये फटाफट क्यों क्विकली ऐसे काम करेगी. और इसे ये नहीं चाहिए कि कोई भी पर्सन इसे पॉइंट आउट करे. सभी को उठाएगी, सभी को नहलाएगी, सारे कपड़े, सब कुछ A to Z अपनी अपनी जगह पर रहेंगे. ये आर्सेनिक में भी होता है. बट आर्सेनिक क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आने वाले से कुछ फायदा होगा मुझे. फायदे के लिए आर्सेनिक हमेशा कुछ भी जो करता है ना, वो फायदे के लिए करता है. यहां इग्निशिया है, क्विक टू परसीव है. अरे वहां पर वो कागज कैसे पड़ा, उठाएगी फटाफट. और इसने किसी से पूछना नहीं है कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना. क्यों? क्योंकि ये अपने डिसीजन बहुत ही कीनली ले लेता है. क्योंकि ईगो डेवलप है, ईगो इसकी डेवलप है और एवोल्यूशन की सबसे हाई रैंक पर पड़ी है. ये हाई रैंक, जहां पर नक्स ओमिका पड़ी है वहां पर इग्निशिया भी पड़ी है.
क्विक डिसीजन, फटाफट इसने डिसीजन लेने, किसी से नहीं पूछना भी मैं क्या करूं या क्या ना करूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्विक टू परसीव, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे सर्व करना है, कौन कौन सी चीजें कहां चाहिए, सभी को ऑर्डर देगी, तुम ये लेके आओ, तुम ये लेके आओ, तुम ये लेके आओ, तुम ये लेके आओ, तुम इस चीज को वहां रखो, तुम इस चीज को वहां रखो। दिस इज क्विकनेस। और क्विक है ये, फटाफट करने वाली, फटाफट करने वाली। और दूसरी तरफ पल्सेटेला भी है, पल्सेटेला भी काम करती है, पल्सेटेला बट फर्स्ट स्टेज पर पड़ी है, छोटे बच्चों की तरह उसका बिहेवियर होता है और स्लो होती है, डिसीजन मेकर नहीं होती। इग्निशिया डिसीजन मेकर है, पल्सेटेला इग्निशिया जो है डिसीजन मेकर नहीं है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेमेडीज। इग्निशिया डिसीजन लेती है, फटाफट डिसीजन लेती है और सब कुछ आपको एज इट इज ही मिलेगा। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब इग्निशिया बीमार होगी। ये बीमार होते हुए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, सब कुछ करती हैं। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, उनके लिए मैंने खाना बनाना है, सब कुछ, बीमार होते हुए भी सब कुछ रेडी रखेगी और वो आकर बैठ जाता है। फिर इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है कि यार मैंने सब कुछ बना दिया और इस बंदे ने मुझे इतना भी नहीं पूछा भी तेरा हाल क्या है, क्या तेरा हाल नहीं है, मैं बीमार पड़ी हूं, सब कुछ फिर भी कर रही हूं, पर ये मेरे को पूछते नहीं है। यहां से इग्निशिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई, यहां से। और क्यों? क्योंकि आते ही उसने ये देख लिया कि ये मुझे पूछता है कि नहीं पूछता। इतने से ही इग्निशिया शुरू होती है, यहीं से कि मैं अगर इनको बिना पूछे, बिना इनको समझे, इनके लिए सब कुछ, इनकी एक एक चीज रेडी रखती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इनको क्या चाहिए, तो इन्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। आज मैं बीमार हूं तो इनका ये भी फर्ज नहीं बनता था कि मुझे ये मेरा हाल ही पूछ लेते। दिस इज इग्निशिया, यहां इग्निशिया है, ये इग्निशिया है, काम करेगी। बीमार होते हुए भी आपको इग्निशिया काम करती नजर आएगी। पेशेंट, आपको छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, एग्जाम है, बुखार है, फिर भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब सारी दवाइयां ली, फीवर नहीं उतर रहा, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब मैं पढ़ रहा हूं। क्यों? डॉक्टर साहब मैंने एग्जाम क्लियर करना है और मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी वजह से, बीमारी की वजह से मैं फेल हो जाऊं। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। मुझे पढ़ना है और मुझे इस लेवल तक पढ़ना है कि मुझे कोई पॉइंट आउट ना कर दे। दिस इज इग्निशिया। और उसे इग्निशिया दीजिए, फटाफट फीवर उतरेगा, फटाफट फीवर उतरेगा। और दिस इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस। मेरे फाइनल के एग्जाम थे और मेरा फीवर नहीं उतर रहा था, स्टिल मैं पढ़ रहा था, तो मुझे इग्निशिया ने इमीडिएटली मेरा फीवर शाम तक ठीक कर दिया। सो इग्निशिया जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भाव है बहुत ज्यादा है। वो एक एक चीज को नोटिस करती है, छोटी से छोटी चीज को नोटिस करती है। आपके बिहेवियर को, आपके अंदर के भावों को, आपके इमोशंस को, आपके चेहरे के भावों को वो फटाफट रिसीव करती है, फटाफट रिसीव करती है। यहां इग्निशिया मिलेगी आपको। दिस इज क्विक टू परसीव, दिस इज क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन। फटाफट जो भी करना है इसने फटाफट करना है। बट दूसरी तरफ देखिए, नेक्स्ट लिखा है इन स्ट्राइकिंग contrast with fair complexion, yielding, lachrymose, but slow and indecisive pulsatilla। मगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पड़ी है, वो भी इमोशनल है, वो भी माइल्ड है, वो भी रोती है, बट स्लो है और इनडिसिसिव है, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाती, वो है पल्सेटेला। इमोशनल है, उससे एक ही सवाल पूछिए कि क्या आप अपने डिसीजन जब बीमार होते हो या वैसे ले लेते हो? नहीं। अगर नहीं लेती तो गो फॉर पल्सेटेला। अगर डिसीजन मेकर है, क्विक है,
बहुत क्विकली काम करती है, then that remedy is always इग्निशिया, वो इग्निशिया रहेगी। सो ये है इसका थीम, बट आज सिर्फ और सिर्फ इसका माइंड सेक्शन को ही हम करेंगे। माइंड सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं इसके माइंड की तरफ। स्पाज्मोडिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ। कुछ गलत हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, उसकी जगह रोने पर इसे स्पाज्मोडिक हंसी रोना भी है और हंसी भी है, रोना भी है और हंसी भी है, जिसमें दैट इज स्पाज्मोडिक लाफिंग। और आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहां पर हंसी और रोना एक साथ रहता है। सेक्सुअल डिजायर विद इम्पोटेंसी, सेक्सुअल डिजायर हैं और इम्पोटेंसी भी है। और डॉक्टर हैनेमन ने अपनी मटीरिया मेडिका प्यूरा में बहुत साफ अक्षरों में लिखा है कि अगर आपके पास मलेरिया का फीवर आता है, मलेरिया के पेशेंट आते हैं, तो अगर आपको ये करैक्टर मिलते हैं, देन यू कैन प्रिस्क्राइब एग्नीशिया विद फुल कॉन्फिडेंस। कि अगर चिल के दौरान, ठंड लगने के दौरान उसे प्यास लगती है और जब बुखार होता है तो प्यास नहीं होती, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एग्नीशिया। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एग्नीशिया। और मटीरिया मेडिका प्यूरा में बिल्कुल साफ अक्षरों में ये लिखा है, क्योंकि ये पॉलीक्रस रेमेडी है। और अगर आपको ये करैक्टर मिलता है, प्रिस्क्राइब एग्नीशिया। और द कलर चेंजेस इन द फेस व्हेन एट रेस्ट। जब रेस्ट में होती है तो कलर चेंज हो जाता है चेहरे का। फिर मेंटल कंडीशन रैपिडली इन एन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबली। और इनक्रेडिबली का मतलब होता है एक्सट्रीम, 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 बहुत ज्यादा। मेंटल कंडीशन रैपिडली इन एन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम। बिल्कुल छोटे से टाइम में, इसमें हल्के से टाइम में, विद इन सेकेंड्स इसमें बदलाव आते हैं। विद इन सेकेंड्स। अभी खेल रही थी, आपके चेहरे पर भाव देखे, फटाफट डाउन, उसी टाइम डाउन। इतनी जल्दी इसमें बदलाव आ जाते हैं। मेंटल कंडीशन रैपिडली इन एन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबली मतलब एक्सट्रीम, यानी कि एक सेकंड के छोटे से भाग में भी इसमें बदलाव आ जाते हैं। दैट इज चेंज फ्रॉम जॉय टू सोरो। चेंज फ्रॉम जॉय टू सोरो। हंस रही है, खेल रही है, नाच रही है, कुछ चीज कान पे पड़ी, फटाफट इसके अंदर बदलाव है, फटाफट बदलाव। एंड फ्रॉम लाफिंग टू वीपिंग, फ्रॉम लाफिंग टू वीपिंग। और मूडी, मूडी को समझना बहुत जरूरी है यहाँ, बहुत जरूरी है। दिल करता है तो करूंगी, दिल करता है तो नहीं करूंगी, दिस इज मूडी। मेरा दिल करता है तो मैं करूंगी, कहने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मेरा दिल करेगा तो मैं करूंगी, फिर कहने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा दिल करता है तो पैरों में भी पेड़ लेट जाना, नहीं करूंगी। व्हाट इज दिस? दिस इज ईगो। और ईगो और मूड एक हमेशा साथ रहते हैं। अगर दिल किया है तो करना है, तो जब करना है तो सारा कुछ, किसी की भी, एक पर्सन की भी जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद कर दूंगी, सब कुछ करूंगी। और अगर मुझे नहीं करना है तो कुछ मर्जी कर लेना, नहीं करूंगी। दिस इज मूडी। मूडी है ये। पढ़ना है तो सारी किताबें पढ़ लेनी,
नहीं पढ़ना तो सारा कुछ हाथ ही नहीं लगाना। दिस इज मूडी। दिल करेगा तो करूंगे, नहीं करेगा तो नहीं करूंगी। दिस इज मूडी, मूड। और इसमें कुछ दवाइयाँ और हैं जिनमें ये लाफिंग और है। उसमें फर्स्ट रेमेडी है कॉफिया। कॉफिया में भी लिखा है, बट कॉफिया की और एग्नीशिया की सिचुएशन अलग अलग है, उसके पीछे एक रीज़न है। कॉफिया एक ऐसी रेमेडी है जो खुशी के माहौल में, जब खुशी है, शादी है, बहुत इकट्ठ हुआ है, ये काम कर रही है, खुशी में झूम रही है, सब कुछ है, वहां पर वीपिंग फ्रॉम डिलाइट। डिलाइट क्या होता है? खुशी के पल। खुशी के पल हैं। आज 20 साल बाद मेरे मामा जी घर पे आए और देखते ही आंखों में आंसू आ गए। देखते, मेरा भाई आज 8-10 साल बाद फॉरेन से आया है, देखते ही आंसू आ गए। दिस इज कॉफिया। एंड वहां पर वो हंस भी रही है और रो भी रही है, अल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग। दिस इज कॉफिया। खुशी के पल भी संभाले नहीं जाते। खुशी के पल भी मैं संभाल नहीं सकती, आंखों से आंसू आते। लाइको को याद कीजिए। लाइको क्या है? डॉक्टर साहब, प्यार से मुझे कोई चीज दे देना, कुछ भी दे दे तो आंखें भर आती हैं, तो आंखें भर आती हैं। इमोशनल्स, ये इमोशन उसकी रेंज है। ये लाइट है, खुशी के पल हैं। खुशी के पल में सभी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बट ये इमोशनल हो रहा है। क्या बात है! इतने घर में लोग, इतने जाने कितने दिन बाद मैं ये पल देख रहा हूँ। सभी लोग इतने झूम रहे हैं, गा रहे हैं, सारी सिस्टर्स ब्रदर्स घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं। उनको देखकर ही इसका रोना निकल जाता है। दिस इज कॉफिया। दिस इज कॉफिया। नेक्स्ट चलिए क्रोकस की तरफ। क्रोकस क्या है? एक हिस्टेरिकल रेमेडी है। क्रोकस में क्या है? एक्सेसिवली हैप्पी, अफेक्शनेट, वांट टू किस एवरीबॉडी। सबको चाट रही है, चूम रही है, गले लगा रही है, इतनी एक्साइट हो जाती है, इतनी एक्साइट हो जाती है। ओवर एक्साइटमेंट के लिए ये मेडिसिन है। द नेक्स्ट मोमेंट इन ए रेग। रेग, रेग क्या है? दिस इज नॉट सिंपल एंगर। दिस इज नॉट सिंपल एंगर। रेज का मतलब होता है कि कोई चीज उठाई और किसी के मार दी, ये रेज है। दिस इज नॉट सिंपल एंगर। दिस इज नॉट सिंपल इरिटेशन। ये सिंपल इरिटेशन नहीं है, ये सिंपल गुस्सा नहीं है। रेज, रेज मतलब कोई चीज उठाई और मार दी। यहां पर क्रोकस हिस्टीरिकल रेमेडी। और डॉक्टर साहब, गाने मुझे सुनना बहुत पसंद है, और जो गाना मैंने सुन लिया तो वो मेरे अंदर बैठ जाता और एज इट इज चलता है फिर। दिस इज क्रोकस। और जो नेक्स्ट रेमेडी है वो है नक्स मॉस्केटा। और नक्स मॉस्केटा इज आल्सो ए रेमेडी ऑफ फर्स्ट सब क्लास। और इसमें भी ईगो डेवलप नहीं होती और ये भी कंफ्यूजन में रहता है। तो नक्स मॉस्केटा में भी लाफिंग है। Adapted especially to women's children of nervous hysterical temperament, similar like agnosia and changeable humor। देखिए एग्नीशिया में भी चेंजेबिलिटी है, बट पल्सेटेला और नक्स मॉस्केटा में भी चेंजेबिलिटी है। Changeability, one moment laughing and next moment is crying. Sudden change from grave to gay, from lively to scream. खुशी है, बिल्कुल नाच रहा है, रो रहा है साथ। ये अब हमारे पास एक वाइड रेंज आ गई है
कि चेंजेबिलिटी, अगर सिंपल चेंजेबिलिटी हमें मिलती है तो हमारे पास एक रेंज है, और वो चेंजेबिलिटी किस लेवल की है उससे मेडिसिन की सिलेक्शन आसान हो जाएगी, वहां पर मेडिसिन की सिलेक्शन आसान हो जाएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। पर्सन मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड बाय लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ। अब लॉन्ग कंसंट्रेटेड, लंबे टाइम से, और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी लिया है, पानी में नमक मिला रहे हैं, नमक मिलाया 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, 10 चम्मच, और फिर वो घोल जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। फिर कंसंट्रेशन उसमें आती है, और एग्नीशिया का जो ग्रीफ है वो कंसंट्रेटेड है, उसमें सिर्फ एक बार उसे ग्रीफ नहीं आया, बार 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 वो बार बार आता आता ग्रीफ अब इतना गाढ़ा हो गया है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा। इट मीन्स कि उसमें सिर्फ 1 चम्मच नहीं है, उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 चम्मच उसमें आपने शुगर या नमक मिलाया है, फिर वो कंसंट्रेट हुआ है। उसको एक झटका नहीं लगा, झटके पे झटके, ग्रीफ पे ग्रीफ, उदासी से उदासी, सब कुछ इकट्ठा इकट्ठा होता 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 अब ये कंसंट्रेट हो गया है। अब ये कंसंट्रेट हो गया है, और ये एक दिन का काम नहीं है, डेली लंबे टाइम से ये ऐसे चलता आ रहा है, लंबे टाइम से ये ऐसा ही चलता आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग कंसंट्रेटिंग ग्रीफ। कंसंट्रेट, थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए इस पे कि कंसंट्रेशंस क्या होती है। कंसंट्रेटेड, पहले डॉक्टर साहब मेरी मदर की डेथ हो गई, कुछ टाइम बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, मैंने एक बच्चे को डिलीवरी की, उसकी भी डेथ हो गई, फिर मेरे रिश्तेदारी में मेरे मामा जी के बेटे की डेथ हो गई, फिर उसकी सिस्टर की भी डेथ हो गई। डॉक्टर साहब कितना कुछ सह लिया। अब यहां पर एक ग्रीफ लेकर आपने पूछा है कि इसमें ऐसा नहीं है क्या कि एक ग्रीफ लेकर चल रहे हैं। देखिए ग्रीफ क्या है, ग्रीफ हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। ग्रीफ का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रीफ क्या है कि कुछ हुआ, कुछ होने के बाद, जैसे डेथ हो गई, डेथ होने के बाद वो 3 तरीकों से वो इस चीज को एक्सप्रेस करता है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं है तो वो ग्रीफ नहीं है। अगर ये नहीं है तो वो ग्रीफ नहीं है। मैं आपको समझाता हूं आपको। ग्रीफ ऑलवेज एक्सप्रेस इन 3 वेज। अलग अलग तरीकों से ये एक्सप्रेस होता है, और अगर ये तीनों पार्ट मिसिंग है तो वो ग्रीफ में नहीं है पेशेंट। चलिए मैं आपको एक लेक्चर इस पे ग्रीफ पर दे दूंगा। देखिए कार्सिनोसिन का ग्रीफ और एग्नीशिया की ग्रीफ में दिन रात का फर्क है। कार्सिनोसिन में एब्यूसिवनेस है, उस एब्यूसिवनेस की वजह से उसे ग्रीफ है। ये उस लेवल का ग्रीफ नहीं है। एब्यूसिव, इफ आप एब्यूसिव वर्ड को दिमाग में रखते हैं तो एब्यूसिव और ग्रीफ अपने साथ हुए धक्के की वजह से वो बीमार हो गया। दिस इज कार्सिनोसिन।
दिस इज कार्सिनोसिन। ये सिंपली एक ग्रीफ मतलब एक्सप्रेस इन 3 वेज। ये उस लेवल की चीज नहीं है, ये उस लेवल की चीज नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ी देर में दोबारा से ग्रीफ करवा दूंगा, बट पहले इस पर कंसंट्रेट कीजिए। लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, लॉन्ग लास्टिंग एंड कंसंट्रेटेड ग्रीफ, जिसमें बार बार वही चीजें आती रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डेथ हो गई है तो इग्निशिया ज्यादातर किसमें है? ऐसा पार्ट जहां पर शॉक्ड, बिल्कुल शॉक्ड, अनएक्सपेक्टेड। डॉक्टर साहब अनएक्सपेक्टेड, वो मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये हो जाएगा, वहां पर इग्निशिया मिलेगी। और बिल्कुल शॉक्ड, कोई एक्सप्रेशन नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जिनमें डेथ हो जाती है, फीमेल्स जो हैं वो रोती नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पर, कुछ भी नहीं है। दिस इज इग्निशिया। और साथ के साथ उसे इग्निशिया दीजिए, वो रोने लग जाएगी। और दिस इज वेरी वेरी सीरियस कंडीशन, सीरियस कंडीशन है ये। बेहोश आ जाती हैं, पता चला कि यार ये हो गया, बेहोश, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां इग्निशिया है। और इग्निशिया के जो ग्रीफ है उसे समझने के लिए आपको इसकी सिचुएशन को समझना होगा। ये ग्रीफ इतना ज्यादा नहीं है कि वो बिल्कुल नया है, चाहे वो 20 साल पुराना था, अगर उसके लिए आज भी वो नया है तो इग्निशिया में ही जाएंगे। अगर उसमें आज भी वो नया है, अगर नया नहीं है तो इग्निशिया नहीं हो सकती। तो हमें ये भी तो देखना होगा व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ इग्निशिया, ये भी हमें देखना होगा। डॉक्टर साहब इसके मदर की डेथ हो गई, मदर की डेथ के बाद ये रोई नहीं, उसके बाद इसे एपिलेप्टिक अटैक आने शुरू हो गए। गिव इग्निशिया, एपिलेप्टिक अटैक ठीक हो जाएंगे। और इग्निशिया एपिलेप्सी को भी ठीक करती है। एपिलेप्सी यहां कहीं नहीं लिखा हुआ, बट ये ठीक करती है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ, कंसंट्रेशन, ये भी तो हो सकता है ना, वो एक ही चीज को बार बार उसके दिमाग में वही चल रहा है, तो वो धीरे धीरे यहां पर साइलेंट ग्रीफ भी आ जाएगा। साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है कि कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पर। आप उसके चेहरे से ही उसके अंदर के चल रहे तूफान को जज कर सकेंगे, तभी आप उसे जज कर सकेंगे। साइलेंट ग्रीफ, इनवॉलंटरी, दिस इज इनवॉलंटरी साइटिंग। This is sighting, involuntary sighting, with a weak, empty feeling at the pit of the stomach, not relieved by the eating. This is very, very characteristic symptom of the agnosia. Very characteristic symptom of the agnosia. So, next चलते हैं। Bad effects of anger, grief and disappointed love brood in solitude over imaginary trouble. Imaginary trouble, bad effects of anger. और कहां पर? वहां एंगर जहां इसकी गलती नहीं, वहां जहां इसकी गलती नहीं है। ग्रीफ, ग्रीफ के बैड इफेक्ट्स। डिसअपॉइंटेड लव, बहुत प्यार किया डॉक्टर ने, बहुत प्यार किया, और इसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ। एक कुंवारी, एक अनमैरिड वुमेन जब किसी के रिलेशन में रहती है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं मैरिड हूँ, और उसके साथ वो सब रिलेशन बनाती है, बट वो आगे चला जाता है और उसका बैड इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है।
आपने कार्सिनोसिन देखी। कार्सिनोसिन में क्या होता है कि डॉक्टर साहब मैं एक फ्रेंड के साथ ही छोटे होते उसने मेरे साथ गलत काम किया, उसके चाचा ने, या बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलती होगी, फादर मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। व्हाट इज एब्यूसिव? हमेशा अगर कार्सिनोसिन दिमाग में आएगी तो उसके साथ एब्यूसिव जरूर जड़ा होगा, जरूर। ग्रीफ और एब्यूसिव दोनों कार्सिनोसिन के अंदर रहती हैं। मगर यहाँ पर क्या है कि डिसअपॉइंटेड लव है, उसे अपने प्यार से धोखा मिला, जिसे बहुत प्यार और लॉयल। एग्नीशिया बहुत लॉयल होती है अपने रिलेशंस में, बहुत लॉयल। जो है सो है, बस, और कोई नहीं है, ये है। और फिर ब्रूड इन सॉलिट्यूड ओवर इमेजिन्स, ये हो सकेगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा, किस तरह से रह पाऊंगी, क्या मैं रह पाऊंगी? दिस इज इमेजिनरी ट्रबल। उसके अंदर ये इमेजिनेशन आनी शुरू हो जाती है कि यार मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा। ब्रूडिंग में चली जाती है, और इस ब्रूडिंग की वजह से कन्वल्जन्स पैदा होते हैं। एब्यूसिव, इसमें इमेजिनेशन में चला जाती है, सब कुछ इमेजिनेशन में। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये भी किया, मेरे साथ रिलेशन बनाए, सब कुछ बना लिया। अब मेरी जब बारी आए तो वे भाग गया। और एग्नीशिया लिटिजियस में नहीं है, वे उस पर केस वगैरह। और जो लड़कियां रिलेशन बनाती हैं और रिलेशन बनाने के बाद उस पर केस करती हैं कि इसके ने मेरे साथ रिलेशन बनाए और अब ये भाग रहा है, उसके पीछे का कारण देखना होगा कि एक्चुअली वो एक साथ में रिलेशन थी या सिर्फ पैसों के चक्कर में था। और जो केस करती हैं दे आर मोर देन एग्नीशिया, वो नेट्रम्यूर में चली जाती हैं। क्यों? वहां पर रिवेंजफुल है, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, कि उसने मेरे पास ये किया, चल अंदर, पुलिस में कंप्लेंट कर दी। दिस इज नेट्रम्यूर। एग्नीशिया लिटिजियस में नहीं है, एग्नीशिया लड़ नहीं सकती। एग्नीशिया जो उसके साथ गलत हुआ उसको तो वो बर्दाश्त नहीं करती, मगर ये लड़ नहीं सकती। एग्नीशिया लड़ती नहीं है। एग्नीशिया साइलेंट ब्रूडिंग में चली जाती है, लड़ती नहीं है। मगर नेट्रम्यूर में रिवेंजफुल है, वो हेट करती है ऐसे बंदों के साथ जिसने मेरे साथ ऐसा किया। हेट्रेड देखना भी पसंद नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे देखना भी पसंद नहीं है वो, उसने मेरे साथ ये किया। तो अपने केस के उसको सजा मिलनी चाहिए कि उसने मेरे साथ गलत किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। दिस इज रिवेंजफुल। और एक नेट्रम्यूर रिवेंजफुल होती है, एग्नीशिया रिवेंजफुल नहीं होती। ये डिफरेंस है एग्नीशिया और नेट्रम्यूर। सो डिजायर टू बी अलोन, फिर अकेला रहना चाहती है और इसे मजा आता है अकेला रहने में। फाइनली अब देखिए कहां से कहां तक आ गई, और आपके दिमाग में ये पिक्चर बैठ जानी चाहिए। फाइनली सेंसिटिव मूड। अब उसे कोई भी कुछ कह देता है तो उसे हर्ट होता है, उसे महसूस होता है। अगर कोई बात भी कह दे, डेलिकेट कॉन्शियसनेस। अब उसकी जो विचार हैं, उसकी जो सेंसिटिविटी है, वो अब सेंसिटिविटी बढ़नी शुरू हो गई है। अब कोई भी उसे बात कहे तो चुभती है, डॉक्टर साहब मैं बर्दाश्त नहीं करती, मुझे चुभती हैं बातें। कितना देर तक मैं इन्हें बर्दाश्त करती रहूं, कब तक बर्दाश्त करती हूं? हद होती है हर एक चीज की, किसी की तो हद होती है। दिस इज एग्नीशिया। और एग्नीशिया को अगर आपने जाकर गले लगा लिया तो खत्म, सब कुछ खत्म, भूल जाएगी जो पुराना हुआ, बस यहां से नया दौर शुरू हो जाएगा। और मेरे एक कोलीग हैं,
उनको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत अच्छे तरीके से। ये इग्निशिया है, और इग्निशिया को थोड़ा सा ब्रॉडली देखिए, थोड़ा सा ब्रॉडली देखिए। इग्निशिया आपको कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। सो अब क्या हो गया है, इतना कुछ सहने के बाद अब वो सेंसिटिव हो रही है। अब उसे छोटी छोटी चीजें भी वो देखकर चल रही है कि ये जिस तरह से मैं इनके साथ करती थी, क्या ये मेरे साथ भी वैसा ही बिहेव करते हैं। अब ये इस साइड में आ जाएगी, पर करेगी जरूर, तब तक करेगी जब तक इसकी लिमिट क्रॉस नहीं होती। और अगर इग्निशिया की लिमिट क्रॉस हो गई तो वो नेट्रम्यूर में बदल जाएगी। फिर वहां से नेट्रम्यूर शुरू होगी, वहां से नेट्रम्यूर की परिस्थितियां शुरू होगी, जहां पर हेट्रेड, रिवेंजफुल में ये चली जाती है। सो फिर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फिर होता है इनकॉन्स्टेंट, इम्पेशंस, इर्सोल्यूट, क्विल्सम, लड़ना झगड़ना, इम्पेशन, बेचैनी, बेसब्रापन आपको इसमें मिलेगा। फिर आपको इसके अंदर बेसब्रापन मिलेगा। एमिएबल इन डिस्पोजिशन इफ फीलिंग वेल, बट एस्पेशली डिस्टर्ब बाय स्लाइटेस्ट इमोशंस, ईजली ऑफेंडेड, जल्दी नाराज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी जिसने अपने हस्बैंड के साथ 4-5 साल गुजारे, एक एक चीज के लिए उनके लिए करती रही, सब कुछ करती रही, मगर आज एक ऐसा मंजर आ गया है जब उसे लगता है कि यार सारा कुछ मेरे करने के बावजूद भी ये समझते नहीं है। तो फिर उसने एक एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद फिर सेटल डाउन हुई, उन्होंने माफियां मांगी, सब कुछ किया, मगर फिर अब यहां पर क्या हो गया है कि उसकी छोटी भी मिस्टेक अब इसे नुकसान देगी, अब इसे गुस्सा चढ़ाएगी, अब इसे इरिटेट करेगी। छोटी से छोटी बात, छोटी से माइन्यूट इमोशन भी इसे डिस्टर्ब करेगा। देखिए एग्निशिया की जर्नी देखिए, इस तरह से वो नीचे आएगी। द स्लाइटेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग और कॉन्ट्राडिक्शन एक्साइट एंगर। अगर आपने इसके अंदर हल्की सी भी गलती निकाली, हल्की सी भी कॉन्ट्राडिक्शन दी, तो ये गुस्से में आ जाएगी। एंड दिस मेक हिम एंग्री विद हिमसेल्फ, अपने आप पर गुस्सा होगा उससे कि यार ये गलती होनी नहीं चाहिए थी, उसने मुझे ये पॉइंट आउट कैसे कर दिया। अब देखिए ये एक पिक्चर तैयार हो गई आपके लिए, और इसको बार बार सुनिएगा। आपके अंदर एग्निशिया की फीलिंग्स पनपनी चाहिए ताकि आप एग्निशिया को पहचान सकें। चिल्ड्रन व्हेन रेप्रिमांड, चलो आप पहले इस पे रखते हैं। इल इफेक्ट्स फ्रॉम बैड न्यूज, कोई गलत खबर आ गई, बैड न्यूज। फ्रॉम वैक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेजर, किसी ने गुस्सा किया पर यह निकालती नहीं, अंदर ही रखती है कि उसने मेरे साथ गुस्सा किया था। सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग, जो दिमागी तौर पे इसे परेशान किया गया, इसे तसीहे दिए गए, इसे परेशानी, इसके ऊपर जुल्म किए गए, उसे हमेशा ही अपने अंदर रखती है। और देखिए एग्निशिया और कार्सिनोसन नजदीक हैं एक दूसरे के। एंड ऑफ शेम, इल इफेक्ट्स ऑफ शेम और मोटिफिकेशन, यहां स्टेफिस आ गई। स्टेफिस गेरिया, तो अगर उसे मजाक में भी कुछ कह दिया है तो उसकी प्रॉब्लम शुरू है, मगर एग्निशिया के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट ही चाहिए जिससे उसकी प्रॉब्लम शुरू होगी। सो ये एक ड्रग पिक्चर है माइंड की स्पेशली। तो मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं इसमें, वो है ब्रूडिंग होता है कि जो उसके साथ हुआ
उसके बारे में सोचते रहना। साइलेंट एंड सैड, ब्रूडिंग, ग्रीफ, साइलेंट एंड सैड। जो हुआ उसके बारे में सोचती है, चुप रहती है और उदासी रहती है। इनवर्ड वीपिंग, इनवर्ड मतलब अंदर ही अंदर रोती है, ये अंदर ही अंदर रोती है। इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बर्दाश्त नहीं करती। किसी ने इसको गुस्सा किया या टोक दिया, नहीं बर्दाश्त करती। एंग्री विद हिमसेल्फ, अपने आप पर गुस्सा करते कि उसने ये क्यों किया। अलर्ट, देखिए ये अलर्ट है। एग्नीशिया अलर्ट रहती है, हर एक पार्ट में, हर एक चीज में अलर्टनेस मिलेगी एग्नीशिया में। ओवर सेंसिटिव एंड नर्वस, हाईली इमोशनल, कैप्रिशियस, चेंजेबल, फेंट इजली, साइट, वीप और लाफ बाय टर्न्स, अनहैप्पी एंड इंजॉय बीइंग सैड। अब मुझे मजा आता है डॉक्टर साहब, इन दुखों में अब मुझे मजा आता है, मैं इसी में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं निकलना चाहती। दिस इज एग्नीशिया। और एग्नीशिया में अगर मैं कुछ और ऐड करूं तो एग्नीशिया, एनीवन सफरिंग फ्रॉम सप्रेस्ड और डीप ग्रीफ, विथड्रॉन, साइट, इस तरह से करती रहे। आल्सो अनहैप्पी, कैनॉट स्लीप, नींद नहीं आती उसको, फिर उसकी वजह से नींद नहीं आती। एंटायरली एब्जॉर्ब इन ग्रीफ, और हमेशा उस जो उसके साथ हुआ, जो उसके साथ अनहोनी हुई, जो भी हुआ उसी में ये डूबी रहती है। सो दिस इज एग्नीशिया। और ये एग्नीशिया का पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ एलन स्कीनोट ने दिया। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन जो है एलन स्कीनोट में है, और अगर यही चीज आपको पेशेंट में मिलेगी तो आपको दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो बहुत बड़ी है एग्नीशिया, एलन स्कीनोट में इतनी बड़ी है कि आपको 4 दिन चाहिए, 4 से 5 दिन की सिर्फ इसको समझने में। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो हमें कंपैरेटिवली पढ़ना होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एग्नीशिया, what is the range of carcinosin, what is the range of sepia, what is the range of natriuretic, what is the range of pulsatilla। रेंज समझनी है, उसकी जो एनर्जी का लेवल है आपको वो समझना है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपके पेशेंट में सामने बैठे पर ही नजर आ जाएगा कि ये एग्नीशिया है, ये नाट्रियम है, ये सिपिया है, ये आपके पास दूसरी रेमेडीज आ गई हैं, कोई क्रॉकस है या कॉफिया है या नक्स मॉस्केटा है, ये सारी चीज़ें आपको सामने नजर आएंगी। होप सो कि आज का इस लेक्चर से आप कुछ ना कुछ एग्नीशिया के बारे में जरूर समझ में आया होगा, और इसे बार बार सुनिए। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सवाल कीजिए, हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी और इसका कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।